दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जाना कि ऑस्ट्रेलिया जैसे जमीन से इतने दूर के आइलैंड पर जब सेपियंस पहुंचा तो उसे वहां मिला 200 केजी का 2 मीटर लंबा कंगारू और आज के समय के बाघ जितना बड़ा बच्चे की थैली वाला मार्सुपियल शेर, जो उस महाद्वीप का सबसे बड़ा परभक्षी था। सेपियंस के ऑस्ट्रेलिया में कदम रखने के कुछ ही समय बाद ये सारी प्रजातियां विलुप्त हो गई, लेकिन इंसान यही नहीं रुकने वाला था। अब उसके कदम पड़े अमेरिका पर। आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका की खोज तो कोलंबस ने की थी। जब कोलंबस अमेरिका पहुंचा तो वहां पर कुछ इंसानी प्रजातियां पहले से रह रही थी जो अमेरिका के मूल निवासी थे, जिन्हें रेड इंडियंस कहा जाता है। ये मूल निवासी आखिर अमेरिका में कैसे और कहां से आए, इंसान अमेरिका में पहली बार कब पहुंचा और जब इंसान के कदम अमेरिका की धरती पर पड़े तो उसका सामना वहां किन जानवरों से हुआ, ये हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में बताई गई जानकारी सेपियंस बुक से ली गई है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस बुक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के छोटे बड़े जानवरों को खत्म करके होमो सेपियंस ने हमारे ग्रह के इकोसिस्टम को चेंज कर दिया, लेकिन इसके बाद इससे भी बड़ी तबाही होमो सेपियंस ने अमेरिका में मचाई। लगभग 16,000 साल पहले सी लेवल इतना नीचे हो गया था कि नेचर ने एक जमीनी पुल तैयार कर दिया जो नॉर्थ ईस्ट साइबेरिया और नॉर्थ वेस्ट अलास्का को जोड़ता था। लेकिन इस पुल को पार करना इतना भी आसान नहीं था जितना आप सोच रहे हैं। इस रास्ते को पार करने के लिए सेपियंस को सबसे पहले नॉर्थ साइबेरिया की ठंड को झेलना पड़ा होगा, जहां जाड़ों में सूरज के दर्शन तक नहीं होते, जहां टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर जाता है। इस समय तक कोई भी पिछली मानव प्रजाति नॉर्थ साइबेरिया जैसी जगहों पर सरवाइव नहीं कर पाई थी। यहाँ तक कि ठंड को अच्छे से झेल लेने वाले निएंडरथैलेंसिस ने भी खुद को साइबेरिया जैसे ठंडे इलाकों से दूर रखा था। निएंडरथैलेंसिस नाम की इस मानव प्रजाति के बारे में हम फर्स्ट पार्ट में बात कर चुके हैं। होमो सेपियंस के शरीर मैदानी इलाकों के हिसाब से ढले थे, लेकिन उन्होंने बहुत ही चालाकी से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया था। जब सेपियंस घूमते हुए इन ठंडे इलाकों में जाकर रहने लगे तो उन्होंने बर्फ में पहने जाने वाले जूते और जानवरों के फरों और छालों के गर्म कपड़े बनाना सीख लिया। उन्होंने नए हथियार और शिकार करने की पहले से अच्छी टेक्निक डेवलप कर ली, जिसकी मदद से उन्होंने मैमथ और दूसरे बड़े जानवरों का शिकार करना सीख लिया था। जैसे जैसे सेपियंस के गर्म कपड़े और शिकार की तकनीक बेहतर होते गई, वैसे वैसे वे बर्फ से जमे इलाकों में ज्यादा से ज्यादा अंदर घुसते गए। लेकिन वो इतनी परेशानी उठाते हुए बर्फ के अंदर क्यों बढ़ते जा रहे थे? आखिर वो खुद को मैदानी इलाकों से साइबेरिया में क्यों ले आए? शायद सेपियंस के कुछ ग्रुप लड़ाइयों के कारण, जनसंख्या बढ़ने के कारण या प्राकृतिक आपदा की वजह से नॉर्थ की ओर भागने को मजबूर हुए होंगे, या शायद जानवरों के प्रोटीन की वजह से यहाँ आए होंगे। आर्कटिक भूभाग रेनडियर और मेमथ जैसे विशाल और रसीले जानवरों से भरा हुआ था। हर मेमथ मांस, स्वादिष्ट चर्बी, रोएदार गर्म छाल और मूल्यवान हाथी दांत का सोर्स था। जैसे कि सुंगीर में मिली कब्र की रिसर्च करने के बाद पता चला है कि मेमथ शिकारी बर्फ से जमे नॉर्थ में न सिर्फ जिंदा बने रहे बल्कि वे भरपूर फले फूले। सुंगीर के इन मेमथ शिकारियों के बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। जैसे जैसे समय गुजरता गया, ये ग्रुप मेमथ, मैस्टेडॉन, गैंडो और रेनडियर का पीछा करते हुए दूर दूर तक और हर ओर फैलते गए। 16,000 साल पहले के आसपास ये शिकारी खोज उन्हें नॉर्थ ईस्ट साइबेरिया से अलास्का तक ले गई। तब उन्हें यह मालूम नहीं था कि वे एक नई दुनिया की खोज पर निकल रहे थे। सबसे पहले अलास्का से बाकी अमेरिका के बीच का रास्ता ग्लेशियर ने रोका। इन ग्लेशियरों ने शायद कुछ ही सेपियंस को आगे निकलने दिया, लेकिन इसके 2000 साल बाद, आज से लगभग 14,000 साल पहले, पूरी दुनिया ने ग्लोबल वार्मिंग की मार झेलनी पड़ी, जिससे ग्लेशियर की बर्फ पिघलने लगी और सेपियंस के लिए आगे बढ़ने के रास्ते खुल गए। अब इनके लिए मेनलैंड से अमेरिका पैदल चलकर पहुंचना आसान था। इस नए गलियारे का फायदा उठाते हुए ये लोग बड़ी तादाद में एक साथ आगे बढ़े
और पूरे महाद्वीप में फैल गए। साइबेरिया से निकलकर ये लोग ईस्ट यूनाइटेड स्टेट के घने जंगलों, मिसिसिपी डेल्टा के दलदलों, मैक्सिको के रेगिस्तानों और सेंट्रल अमेरिका के जंगलों में बस गए। कुछ एक ने अपने घर अमेजन बेसिन के रिवर वर्ल्ड में बसा डाले, कुछ ने अपनी जड़ें इंडियन पर्वत घाटियों या अर्जेंटीना के खुले मैदानों में जमा ली, और ये सब महज 1 या 2000 सालों में हुआ। अमेरिका में सेपियंस की बसावट को बिना खून खराबे का शायद ही कहा जा सकता है। इन्होंने अपने पीछे शिकार हुए जीवों के बहुत सारे निशान छोड़े हैं। 14,000 साल पहले अमेरिका में अलग अलग तरह के बहुत सारे जीव रहते थे। जब पहले अमेरिकी अलास्का से साउथ की ओर कनाडा और यूनाइटेड स्टेट के मैदानों की ओर बढ़े तो उनका सामना मेमथ और मास्टेडोनों, भालू के आकार के रेडेंटो घोड़ों और ऊंट के झुंड, विशाल शेरों और दर्जनों बड़े आकार के ऐसे जंतुओं से हुआ जो आज पूरी तरह अज्ञात हैं। इनमें भयानक लंबे घुमावदार दांतों वाली बिल्लियां और 8 टन तक वजन और 6 मीटर तक ऊंचे विशालकाय स्लॉथ शामिल थे। अमेरिका एक ऐसी जगह थी जहां ऐसे जीव और वनस्पतियां विकसित हो रही थी जो अफ्रीका और एशिया के लिए हमेशा ही अज्ञात रहे। लेकिन अब और नहीं, सेपियंस के आने के 2000 सालों के अंदर ही इनमें से ज्यादातर अनूठी प्रजातियां समाप्त हो चुकी थी। उस छोटे से अंतराल के अंदर नॉर्थ अमेरिका के विशालकाय स्तनधारियों के 37 प्रकार में से 34 लुप्त हो गए। साउथ अमेरिका ने 60 में से 50 प्रजातियां खो दी। लंबे घुमावदार दांतों वाली बिल्लियां 300 लाख सालों तक फलने फूलने के बाद गायब हो गई। यही हाल विशालकाय जमीनी स्लोथों, विशालकाय शेरों, स्थानीय अमेरिकी घोड़ों, स्थानीय अमेरिकी ऊंटों, विशालकाय रैंडोंटों और मेमथों का हुआ। इसके साथ ही छोटे स्तनधारी, रेंगने वाले जंतु, विचित्र प्रकार के पक्षी, कीड़े और परजीवियों की हजारों प्रजातियां भी लुप्त हो गई। जब मेमथ मरे तो उन पर पलने वाले कीड़ों की सारी प्रजातियां भी उन्हीं के साथ खत्म हो गई। जो लोग जानवरों के अवशेषों की खोज और उनका अध्ययन करते हैं उन्हें पैलियोंटोलॉजिस्ट और बायोआर्कोलॉजिस्ट कहते हैं। ये लोग अमेरिका के मैदानों और पहाड़ों में प्राचीन ऊंटों की जीवाश्मीकृत अस्थियां और विशालकाय स्लॉथ के पत्थर बन चुके मल की खोज में लगे रहते हैं। इस मल को वैज्ञानिक भाषा में कोप्रोलाइट कहा जाता है। जब कोप्रोलाइट मिलता है तो उनके लिए ये किसी खजाने से कम नहीं होता। इसे सावधानी से पैक करके लेबोरेटरीज में भेज दिया जाता है जहां हर अस्थि और हर कोप्रोलाइट का अध्ययन किया जाता है और यह जाना जाता है कि यह किस टाइम पीरियड का है। सबसे ज्यादा लीद के गोले और सबसे हाल के ऊंटों की अस्थियां उस काल की हैं जब अमेरिका में मनुष्य की बाढ़ आई थी, यानी लगभग 12,000 से 9,000 BC के बीच। सिर्फ करीबियाई द्वीपों पर उन्हें बाद की लीद के गोले मिले हैं। खास तौर से क्यूबा और हिस्पानियोला में उन्हें लगभग 5000 BC के जमीन में रहने वाले स्लॉथ के पत्थर हो चुकी लीद मिली। ये ठीक वो समय है जब पहली बार इंसान किसी तरह कैरेबियन सी को पार करके इन 2 बड़े द्वीपों पर जाकर बसे थे। इस बार भी कुछ वैज्ञानिक होमो सेपियंस को निर्दोष साबित करने और सारा दोष क्लाइमेट चेंज के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमेरिका में लीद के गोले वो सबूत हैं जिन्हें झुटलाया नहीं जा सकता। अगर हम ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में हुए सामूहिक विनाश के साथ अफ्रो एशिया के विनाश को जोड़ दें जो होमो सेपियंस ने किया, जैसे कि दूसरी मानव प्रजातियों और प्राणियों का विनाश, तो इसका यही निष्कर्ष निकलता है कि इन सबका दोषी सेपियंस ही है। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ रोएदार प्राणियों को। कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन के समय हमारी पृथ्वी जमीन पर रहने वाली 50 किलो से ज्यादा वजन वाले स्तनधारियों की लगभग 200 किस्मों का घर हुआ करता था। एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के समय तक इनमें से लगभग 100 किस्में बची रह गई। इंसानों के द्वारा पहिए, लेखन कला या लोहे के औजारों का आविष्कार किए जाने के बहुत पहले होमो सेपियंस ने ग्रह के लगभग आधे विशाल जानवरों का विनाश कर दिया था। अफ्रीका के मेनलैंड से लगभग 400 किलोमीटर ईस्ट में स्थित मेडागास्कर एक प्रसिद्ध उदाहरण पेश करता है। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की तरह ही लाखों सालों तक अलग थलग बने रहे इस द्वीप पर प्राणियों का एक अनूठा समूह विकसित हुआ। इन प्राणियों में एलिफेंट बर्ड नाम का 3 मीटर ऊंचा और लगभग आधे टन वजन वाला न उड़ सकने वाला इस दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी
और धरती के सबसे बड़े बंदर भीमकाय लेमर शामिल थे। मेडागास्कर के ज्यादातर दूसरे बड़े प्राणियों के साथ साथ ये एलिफेंट बर्ड और बड़े आकार के लेमर 1500 साल पहले अचानक से गायब हो गए, ठीक तब जब पहले इंसान ने इस द्वीप पर कदम रखे। ऐसी ही तबाही उन हजारों द्वीपों में हुई जो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और भूमध्य सागर में है। आर्कियोलॉजिस्ट ने छोटे से छोटे द्वीपों पर उन पक्षियों, कीड़ों और घींगों के सबूत ढूंढे जो वहां अनगिनत पुश्तों से रह रहे हैं और जो सिर्फ तब विलुप्त हुए जब पहले इंसानी किसान वहां पहुंचे। केवल थोड़े से बहुत दूर के आइलैंड ही अभी तक इंसानों की नजरों से बचे रह सके हैं, जिस वजह से ये आइलैंड अपने प्राणी जगत को सेफ बनाए हुए हैं। गालापागोस आइलैंड 19वीं सेंचुरी तक इंसानों की बसावट से बचे रहे और इस तरह अपने प्राणी समूह को बचाए रख सके, जिसमें उनका वह विशाल कछुआ भी शामिल है जो प्राचीन डायप्रोटोडोन की तरह ही इंसानों से नहीं डरता। विनाश की पहली लहर भोजन खोजियों के फैलने के साथ साथ आई थी। इसके बाद विनाश की दूसरी लहर उठी जिसके साथ किसानों का प्रसार हुआ। आज विनाश की तीसरी लहर चल रही है जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के कारण हो रही है। जीव विज्ञान के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में हम सबसे बदनाम प्रजाति हैं, जिसने हर उस दूसरी जानवर प्रजाति, मानव प्रजाति और वनस्पति को खत्म कर दिया जो उसके लिए समस्या या भोग की वस्तु रही। अगर इंसान इसी तरह तेजी से बढ़ता रहा तो वो समय दूर नहीं जब हमारे वंशज गूगल में सर्च करके देखेंगे कि व्हेल, शार्क, टूना और डॉल्फिन असल में कैसी दिखती थी। जैसे कि आज डायप्रोटोडोन, स्लॉथ और मेमथ को हम सिर्फ गूगल में ही देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि इंसान ने खेती करना कैसे सीखा। ये सारी बातें हमने बताई हैं युवल नोआ हरारी की बुक सेपियंस से। एक ही वीडियो में पूरी बुक की समरी बताने से वीडियो लंबी और बोरिंग हो जाती है, इसलिए हम चैप्टर वाइज बुक समरी बना रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी बुक समरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।